नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 1 सितंबर 2023 के थर्ड सेट में पूछे गए जीके के सवाल जो स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ये सभी सवाल सेंड किए। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल सेट की एक साथ में मॉर्निंग में डाल दूंगा। तो थर्ड शिफ्ट के यहाँ पर 25 सवाल जो जीके पूछे गए थे उनमें से 23 लगभग एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सवाल है वो सेंड किए थे। तो इन 23 सवाल को देखने वाले हैं जो आपके जीके में पूछे गए हैं। देखिएगा पहला सवाल, झारखंड में पशुओं या पशुओं की संपदा का गुणगान करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। झारखंड में पशुओं की संपदा का गुणगान करने के लिए दिवाली के अगले दिन सोहराई पर्व मनाया जाता है। तो सोहराई फेस्टिवल करेक्ट हो जाएगा। सोहराई जो एक शीतकालीन फसल त्यौहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के संथालों का ये एक प्रमुख त्यौहार है जो कि दिवाली के जस्ट बाद सोहराई त्यौहार पशुओं का त्यौहार है, झारखंड में मनाया जाता है। अगला सवाल, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने, भगत सिंह ने की थी नौजवान भारत सभा की स्थापना। अब जवान कब हुए, 1926 में हुए, 26 साल में एकदम युवा, तो 1926। अगला सवाल, कलाश्रम के संस्थापक कौन है। कलाश्रम की बात करें तो जो कथक सिखाने के लिए एक आश्रम था, कथक जो क्लासिकल डांस है, तो ये पंडित बिरजू महाराज ने इसको स्थापित किया था। कलाश्रम के संस्थापक है पंडित बिरजू महाराज, कथक सिखाने का ये आश्रम। कौन प्रसिद्ध सितार वादक है। प्रमुख सितार वादक में पंडित रविशंकर का नाम आता है। इसके अतिरिक्त बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र, विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हाराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, सुजात हुसैन खान और अरविंद पारी, ये भी सितार वादक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल नंबर 5, लू किस राज्य में नहीं चलती है। लू की बात करें तो ये उत्तर भारत में चलती है, उत्तरी मैदान है भारत के। जिसमें राज्य की बात करें तो उत्तर में आपकी यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर लू है वो चलती है। विशेषकर पंजाब और जो दिल्ली के मध्य पंजाब से बिहार तक का जो उत्तरी मैदानी इलाका है, पंजाब से बिहार तक, इनके बीच में जो उत्तरी मैदानी इलाका है वहाँ पर उच्च तीव्रता से चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं हैं। तो कोई दक्षिण भारत का राज्य दे रखा होता तो वहाँ पर लू नहीं चलती, वो आप करेक्ट कर सकते थे। अब बहुत बार पूछा जाता है काल बैसाखी कहाँ पर, तो बंगाल में आता है। काल बैसाखी तूफान है जो गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं, आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है। तेज गति से चलने वाला स्थानीय तूफान है बंगाल में काल बैसाखी। फूलों वाली बौछार है, ये केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं, तो जिसे फूलों वाली बौछार कहते हैं। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ सवाल है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा आम्र वर्षा है, केरल कर्नाटक में। सवाल नंबर 6, मानसून में कहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, तो विकल्प आधारित सवाल है। ज़्यादातर ये सवाल काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आया हुआ भी है। तो लेह यहाँ पर ऑप्शन में आपका रहा होगा। लेह ऐसा पैलेस है जहाँ पर लोवेस्ट रेनफॉल होता है, क्योंकि ये हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, जिसका अर्थ है कि पहाड़ है जो लेह में, वो मानसूनी हवाओं को इस क्षेत्र तक पहुँचने से रोक देते हैं। बाकी जैसलमेर में भी काफ़ी कम वर्षा होती है, सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। राजस्व घाटा क्या है, घाटा से दो सवाल थे, बजट घाटा और राजस्व घाटा से। राजस्व घाटा का पूछा है तो ये उस केस को कहते हैं जब राजस्व व्यय है कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। जब खर्च अधिक हो जाए, प्राप्तियां कम हो, यहाँ पर बात राजस्व घाटे की, तो वो राजस्व व्यय होगा और प्राप्तियां भी राजस्व होगी। एक होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कुल आय और कुल व्यय की बात होती है। राजस्व घाटा में राजस्व आय और राजस्व व्यय की बात होती है, ठीक है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय जिसमें कुल टैक्स और गैर टैक्स पूंजी प्राप्तियां होती है और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, धमाल नृत्य किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य है। धमाल राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, तो हरियाणा राजस्थान जो भी रहा होगा करेक्ट कर सकते थे। बाकी यहाँ पर हरियाणा के नृत्य की बात करें तो फाग नृत्य हरियाणा में, सांग नृत्य, छट्टी नृत्य, खोरिया, धमाल, डफ नृत्य, घूमर राजस्थान हरियाणा दोनों में, झूमर नृत्य, एक दोस्तों झूमर है, एक है झुमूर। झुमूर बिहार झारखंड साइड का है, ठीक है। लूर, गुग्गा, खोर, जागोर ये सभी हरियाणा के हैं। अगला सवाल है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। माई स्टोरी है ये कमला दास की आत्मकथा है, भारतीय लेखिका कमला दास की आत्मकथा माई स्टोरी।
किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? तो मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी 1940 में। कब? 23 मार्च 1940 को, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, तो एक लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। और ये 22 और 23 मार्च को 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जो मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन हुआ था 1940 में। और बाकी मुस्लिम लीग की बात करें तो आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग की स्थापना काफ़ी बार पूछा जाता है, तो 1906 में हुई थी, 30 दिसंबर 1906 में, लास्ट दिन एक तरीके से, लास्ट 31 है तो 30 दिसंबर 1906 को ये ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक में सलीमुल्लाह का नाम आता है। मोहम्मद अली जिन्ना है, बाद में जुड़े थे 1913 में। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने रखा था। और एक सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया है? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को मनाया था 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई, और 22 दिसंबर 1939 को मनाया था उद्धार दिवस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? अब फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। किन के मध्य? सीएसके और गुजरात के मध्य हुआ, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट से फाइनल मुकाबला जीती। यानी आईपीएल 2023 का जो इस टाइटल जीता है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे डेवन कॉनवे, सीएसके के खिलाड़ी। अगला सवाल, शुभमन गिल किस खेल से बिलोंग रखते हैं? शुभमन गिल है क्रिकेट के खिलाड़ी है, गुजरात टाइटंस से आईपीएल में खेलते हैं। यदि फोर्स 7 न्यूटन है, दूरी 5 मीटर यानी विस्थापन 5 मीटर का करें, तो कार्य क्या होगा? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है, तो बल और विस्थापन दोनों ही ऐसा यूनिट है, तो डायरेक्टली जूल में आपका आ जाएगा कार्य इसका मल्टीप्लाई करने से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन में विजेता कौन रहा? तीसरा संस्करण 2023 में हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अभी लेटेस्ट का सवाल है करंट अफेयर्स का, जो कि जून मंथ में हुआ था। ठीक है, जून 2023 का ये करंट अफेयर्स एक तरीके से पूछा हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आपको चैंपियन का पूछा है, तो सबसे अधिक मेडल थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। पंजाब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को भी टॉप किया था, और 3rd को भी किया, 2nd में ये पीछे रह गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय इसके टोटल 69 पदक जीते हैं, जिसमें 26 गोल्ड है। ठीक है, 2nd गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा है। 3rd जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी 2022 की खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ है 2nd एडिशन, उसमें टॉप किया था, कर्नाटक यूनिवर्सिटी ये। तो 3rd एडिशन हुआ कहाँ पर है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 4 सिटी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। हालांकि इसकी शूटिंग प्रतियोगिता दिल्ली में हुई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो समापन है तीसरा संस्करण का, वो वाराणसी के IIT BHU परिसर में हुआ है। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कौन कंडक्ट करवाता है? तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि साई हैं, एक तो भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामले और खेल मंत्रालय है, भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ, इनके द्वारा होता है। पहला एडिशन यानी शुरुआत 2020 में हुई थी, जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा में हुआ था। 2nd जैन यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप भी किया है। अब ये तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था। बाकी आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होता है, जिसके 5 एडिशन हो चुके हैं। पहला एडिशन 2018 में दिल्ली में हुआ था, 2nd पुणे महाराष्ट्र में, 3rd एडिशन 2020 में गुवाहाटी असम में, 21 में जो चौथा संस्करण है वो पंचकुला हरियाणा में, 23 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स पे टॉप किया है महाराष्ट्र ने, 56, 55, 50 मेडल, यानी 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, 161 मेडल के साथ महाराष्ट्र टॉप, 2nd हरियाणा, 3rd मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने वर्ष उम्र से संबंधित है? तो इस योजना में लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 15 से 35 के मध्य होनी चाहिए। तो ये उन ग्रामीण युवाओं के लिए है जिन ग्रामीण युवाओं की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच में है। दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है DDU-GKY, ये दोस्तों योजना 2014 में आई थी, सितंबर 2014 को। और ये योजना पूछा जाता है कौन सी जयंती पर आई थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98th जयंती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च की गई ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल प्रदान करने के लिए। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, यानी आर्टिकल 76 की बात हो रही है यहाँ पर, महान्यायवादी की बात हो रही है, उसका कार्य क्या है? महान्यायवादी है, वैसे वर्तमान में 16वें महान्यायवादी है, वो R वेंकट रमनी है। ध्यान रखना, वेंकट रमनी 16वें हैं। कौन से? 16वें। अब देश का जो अटॉर्नी जनरल है, इनका कर्तव्य है कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। एक तरीके से
ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, और ये कानूनी मामले में लीगल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देंगे और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजी जाती है। कोई कानूनी प्रक्रिया की जिम्मेदारी वो भी इनके द्वारा निर्वाह की जाती है। ये संविधान के द्वारा किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं। और ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं देश के। भारत का महान्यायवादी है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है, गवर्नमेंट का ये वकील होता है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। अपनी मर्जी अनुसार राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकते हैं। और बाकी इनकी योग्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। टोटल 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, शुरुआत में 10 थे और ये ऐड हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो रशिया के संविधान से इन्हें अडॉप्ट किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कौन से भाग में है, तो भाग 4 क आर्टिकल 51 क, इसमें वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि आपको पूछा कौन सी नहीं है तो ये सभी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कौन से अपने ड्यूटीज़ है। तो प्रत्येक नागरिक का यानी आपका एक कर्तव्य होगा, हमारा कर्तव्य होगा, वो संविधान का अपन को पालन करना है। संविधान के जो आदर्श हैं, संस्थान हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सभी का अपन को पालन करना है, आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए ये सभी आपको पता होना चाहिए कि ये 51 की क्लोज है, ठीक है। 51 क क्लोज ए बी अब पूछा जाता है क्योंकि ऑलरेडी सवाल आया हुआ है डी से सी से कि 51 क डी में क्या है, तो इनका थोड़ा बहुत क्रम भी आपको पता होना चाहिए। पहले में है संविधान की पालन करना, सेकंड बी में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में, तो राष्ट्रीय आंदोलन वाला ध्यान रखना सेकंड। थर्ड में आपको सी में मिलेगा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा वाला। डी में देश की रक्षा वाला मिलेगा। ई में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, वो ई में। एफ में मिलेगा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है, इसको फेल नहीं करना। संस्कृति को आप फेल करते हो, फेल एफ मत कर देना, तो संस्कृति का है एफ में। जी भी इम्पोर्टेंट है। जी प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण को जी करना पड़ेगा, लेकिन पर्यावरण ही सब कुछ है तो इसको आप जी कीजिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। आई में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है, ये आपकी ड्यूटी है, आई की ड्यूटी है। आई यानी माई हो जाएगा, मैं की ड्यूटी है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास जे में। के में जो लास्ट में ऐड हुआ है माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने का जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया। घेंगा रोग से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, थायराइड ग्लैंड है ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है। घेंगा गोइटर रोग है, गला सूज जाता है। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है। मुल्क राज आनंद है, इन्हें पद्म भूषण 1968 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953 में मिल चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अनटचेबल और कुल्ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। तो अनटचेबल, कुल्ली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द बिग हट, मॉर्निंग फेस, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये सभी मुल्कराज आनंद की ही रचनाएं हैं। 1994 में ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय कौन है। ग्रैमी अवार्ड 1994 में दिया गया, ये पंडित विश्वमोहन भट्ट को दिया गया। पंडित विश्वमोहन भट्ट कौन, मोहन वीणा के प्रसिद्ध प्लेयर हैं। 1994 में इन्हें RY कूड्र के साथ एल्बम थी उनकी ए मीटिंग बाय द रिवर पर, और कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया पंडित विश्वमोहन भट्ट को। अब ग्रैमी अवार्ड विजेता, ऑस्कर अवार्ड विजेता, इनकी अलग से वीडियो डाली हुई है, देख लेना आप। ग्रैमी ऑस्कर विनर टॉप ट्रेंडिंग जीके करके PDF भी अवेलेबल है, अभी हाल ही में डाला था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रैमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय हैं, इनकी आप लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ग्रैमी अवार्ड है संगीत उद्योग में उपलब्धियों हेतु, रिकॉर्डिंग अकादमी इसको प्रेजेंट करती है। US में ये अवार्ड दिया जाता है। पहला अवार्ड ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में हुई है। रविशंकर ने ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 5 ग्रैमी अवार्ड रविशंकर ने जीते हैं। AR रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जुबिन मेहता काफ़ी जीत चुके हैं। रविशंकर सबसे पहले 1968 में बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में, 1973 में रविशंकर जीते हैं। जुबिन मेहता 1981 में, 81, 82, 90, 90 ये सभी जुबिन मेहता ने जीते हैं। इसके अलावा
यहाँ पर टी.एच. विनयकरम और जाकिर हुसैन ने 1991 में, 1994 में विश्व मोहन भट्ट, रविशंकर 2002 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, ए.आर. रहमान, एच. श्रीधर और पी.ए. दीपक ने 2008 में जीता है स्लम डॉग मिलियनेयर हेतु। ए.आर. रहमान, तानवी शाह और गुलजार ने 2008 में एक और कैटेगरी में जीत लिया है यहाँ पर। इसके अलावा जाकिर हुसैन ने 2008 में बेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में जीता है। रविशंकर ने 2013 में जीता है, 2013 में अलग अलग कैटेगरी में। रिक्की केज ने 2015 में, नीला वशवानी ने 2015 में जीता है। रिक्की केज ने 2022 में भी जीता है बेस्ट न्यू एज एल्बम हेतु। डिवाइन टाइड्स के लिए रिक्की केज, स्टेवर्ट कॉपलैंड को दिया गया, पी.ए. दीपक को दिया गया है। फालू ने 2022 में जीता है बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कलरफुल वर्ल्ड हेतु। ये सभी विजेता हैं ग्रैमी अवार्ड की। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तो कैलाश ट्रांस हिमालय का भाग है, जो कि जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, कैलाश, ये 4 प्रमुख पार हिमालय के भाग है ना, उसमें कैलाश पर्वत भी है। तो हिमालय का अलग से वीडियो डाला हुआ, आप सर्च करना हिमालय टॉप ट्रेंडिंग जीके करके, मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से टीचर्स अभी बहुत बहुत सवाल पूछती हैं, पीडीएफ भी देख लेना। कैलाश पर्वत है तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। इसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर है, अनक्लाइम्ड माउंटेन है। एक सवाल पूछा गया है, भिट्टारी मंदिर कहाँ पर है? भिट्टारी मंदिर का तो नहीं मिल रहा है, लेकिन भिट्टारी का एक शिलालेख जरूर है, जो कि स्कंद गुप्त का शिलालेख है भिट्टारी का। और ये जो गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंद गुप्त के शासनकाल का भिट्टारी स्तंभ शिलालेख है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में भिट्टारी एक गांव है जो कि सैदपुर गाजीपुर में स्थित है। वहां पर गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंद गुप्त का ये शासनकाल का शिलालेख है। एक बजट घाटा का जो पूछा है, राजस्व घाटा और बजट घाटा 2 सवाल थे। तो बजट घाटा की बात करें तो बजटीय घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें खर्च आय से अधिक हो जाता है। ये सरकार के राजस्व और पूंजी खाते दोनों में, राजस्व प्लस जो कैपिटल और यहाँ पर रेवेन्यू दोनों वाले जो खाते हैं, इनकी जो रिसिप्ट प्राप्तियां हैं और सरकारी व्यय के बीच का अंतर है, बजट घाटे को हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शो किया जाता है। तो ये 23 सवाल जो 25 में से मिले हैं, स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर भेजे हैं। सभी सवाल यहाँ पर आपके सामने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित लगभग कंप्लीट हुए हैं तीनों पारियों की। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।